quantity with limiting reagent यदि हम लोग इसको डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल में देखें, the reactant which is completely consumed or which is consumed first in a reaction. ओके, देखिएगा, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए, या बोलने का जो पहले खत्म हो जाए, उससे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, बहुत सिंपल। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया भी था लास्ट क्लास में। सपोज करो आपके पास कॉफी की सैचेट, ठीक है, कॉफी, दिस इज कॉफी पाउडर, ओके, और कॉफी पाउडर के आपके पास 4 पैकेट है सपोज करो, ठीक है, और आपके पास मिल्क के 10 कप्स, 4 पैक कॉफी पाउडर। ऑब्वियस सी बात है, कॉफी पाउडर को दूध में मिलाओगे तो आपको कॉफी मिलता है। 10 कप्स मिल्क है हमारे पास, तो मैं टोटल कितना कप कॉफी बना पाऊंगा? आपके सामने छोटा सा 4 कप्स। 4 कप्स कॉफी हम लोग बना पाऊंगा, मात्र हम लोग 4 कप्स कॉफी बना पाएंगे। ओके, तो कॉफी बनेगी 4 कप्स। यहां पे यदि हम लोग देखें, ये जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों को मिक्स करके कॉफी बना रहे हैं, इसमें कॉफी जो है पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है ना, ये कॉफी पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। ओके, और कुछ कप दूध बच जा रहा है, 6 कप दूध लगभग बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉफी इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से कॉफी खत्म हो जा रही है। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे कितना कप कॉफी बनेगा इसका डिसीजन कौन ले रहा है? ये वाला रिएक्टेंट ले रहा है कि कॉफी ले रहा है? कॉफी। कितना कप कॉफी बनेगा दैट इज डिसाइडेड बाय कॉफी, दैट मींस इट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, that will be determined by limiting reagent. Very important point this one. Limiting reagent decides the quantity of product formed. लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना क्वांटिटी बनेगी प्रोडक्ट की। ओके, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि दूसरा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा। ये 4 पैकेट कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 कप दूध कंज्यूम हो जाएगा, नहीं। 4 पैकेट कॉफी पाउडर कंज्यूम हो रही है तो 4 पैकेट ही दूध कंज्यूम होगी, 6 कप दूध बच जाएगी। ओके, फिर हर कुछ यही डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा
कितना दूसरा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। तो आई सपोज लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया बहुत सिंपल में सबको क्लियर हो गया। आज कोई नेटवर्क इशू नहीं है, आज कोई इशू नहीं है। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे बढ़िया से। क्वेश्चंस, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यदि आपको दो या दो से अधिक रिएक्टेंट दिया हुआ है और उन सब रिएक्टेंट का क्वांटिटी भी मेंशन, ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपको यदि क्वेश्चन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है और सारे रिएक्टेंट का क्वांटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना जरूरी है। ओके, अंडरस्टूड। और यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि मानो आपको दो रिएक्टेंट हैं, उसमें सिर्फ एक ही का क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरा क्वांटिटी दिया ही नहीं हुआ, तब समझ लेना कि वो पर्याप्त मात्रा में आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत है। उसी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का प्रयोग होगा जहां पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है और दोनों और सारे रिएक्टेंट का क्वांटिटी मेंशन है। उस क्वांटिटी में, उस कंडीशन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के मैं आपको दो ही तरीके बताता हूँ। तीन तरीके होते हैं, तरीके बहुत होते हैं, पर दो तरीका मैं बताऊंगा जो आपको सूट करेगा उसको लगा, ठीक है। The topic is deciding limiting reagent। ओके, किस तरह हम लोग डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैसे पकड़ेंगे। देखो, जब आप वाइट नंबर ऑफ 30 40 50 क्वेश्चंस इसके बना लोगे ना, तो आइडिया आपका खुद क्लियर हो जाएगा और लिमिटिंग रिएजेंट को आप स्टार्टिंग में पकड़ सकते हो क्वेश्चन को देख के। बट स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करोगे तो उस दौरान जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो करना, और वो मेथड फॉलो करते करते आपको खुद ही आदत पक में आ जाएगा और दिमाग में फटाक से आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो आपको मेथड प्रयोग करना है, ये देखो, डिसाइडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट मेथड, मेथड 1, reactant which forms minimum product as limiting reagent। मैं LR लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है ना। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट मिनिमम प्रोडक्ट बनाएगा, जो रिएक्टेंट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। सपोज करो मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, A plus 2B gives 4C। ओके, अंडरस्टूड। ये एक रिएक्शन है जिसमें दिया गया है कि A plus 2B gives 4C। ये रिएक्शन यदि किया जाए तो बिल्कुल, यदि पर्याप्त मात्रा में कोई चीज लेना है तो आपको यहाँ पे देख के ही समझ आ रहा है कि इसकी 1 है आगे में तो इसकी 1 मोल रिक्वायर्ड होगी, इसकी 2 है आगे में तो इसकी 2 मोल रिक्वायर्ड होगी, और इसकी 4 मोल बनेगी। मतलब ये तो कंडीशन है, स्टैंडर्ड है। यदि हम लोग एकदम पर्याप्त मात्रा में हर कुछ ले तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल और ये 4 मोल लगेगा रिएक्शन करवाने में मिनिमम। ओके, अब देखिएगा, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। अब हमेशा इंसान जब रिएक्शन करवाता है तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में हर कुछ लें। ये तो है पर्याप्त मात्रा, ये इसकी एक्चुअल रेशियो है। यदि इसका 1 मोल जरूरत होगा तो इसका 2 मोल जरूरत होगा ये रिएक्शन करवाने, ठीक है ना। बट हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जोड़ के तो नहीं लेते हैं, एग्जैक्टली हम उठा लेते हैं इतना सामान ए का, इतना सामान बी का, रिएक्ट करवा लेते हैं। उसमें कुछ कोई बच जाता है, कोई पहले खत्म हो जाता है। ओके, तो सपोज करो गिवन है ए का दिया हुआ है 5 मोल, ए इज इक्वल टू 5 मोल, और बी का दिया हुआ है 12 मोल। ओके, ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है।
अब 5 मोल 12 मोल कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए आप देखो कि 1 मोल से 4 मोल बनता है, तो इसका 5 मोल से कितना मोल बनना चाहिए? 20 20। 1 मोल से देखो, ए का स्टैंडर्ड कंडीशन जो है 1 मोल लेते हैं तो 4 मोल मिलता है, और यदि 5 मोल लेंगे तो 20 मोल बनेगा। तो 5 मोल्स ऑफ ए फॉर्म्स 20 मोल्स ऑफ सी। और फिर हम लोग इससे भी देखेंगे 12 मोल्स ऑफ बी कितना सी बनाएगा। 2 मोल से बनता है 4 मोल, मतलब क्या है, दुगना बनता है। जितना आप बी लोगे उतना सी दुगना बनता है। तो यहाँ पे लिया कितना है, 12 मोल, तो सी कितना बनेगा, 24 24। तो 12 मोल्स ऑफ बी, देखो 2 है 4 बन रहा है, तो 12 लिए हो तो 24 बनेगा। 12 मोल्स ऑफ बी फॉर्म 24 मोल्स ऑफ सी। अब मैंने इसको रेशियो पकड़ के ये देख लिया कि ये कितना बनेगा, इसका रेशियो पकड़ के ये देख लिया कितना बनेगा, ठीक है ना। अब कहानी है कि रिएक्टेंट व्हिच फॉर्म्स मिनिमम प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट मिनिमम प्रोडक्ट बनाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मिनिमम प्रोडक्ट कौन बना रहा है, ए बना रहा है मिनिमम प्रोडक्ट, तो ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस रिएक्शन में जो भी होगा ए ही डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा हर चीज। तो देखो a प्लस 2b इक्वल टू 4c, अंडरस्टूड। तो यदि हम लोग फाइनली देखें, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ए का जितना मैंने लिया था सब कंज्यूम होगा, होगा कि नहीं होगा? yes yes हाँ, तो ए हो जाएगी 0। 5 था और पांचों कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। और बी का कितना कंज्यूम होगा, कोई बता सकते हो? 5 ए का 5 हो रहा है, तो बी का कितना होगा? 10 10 होगा ना। 10 इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, तो ए का 5 का 5 मोल खत्म हो रहा है, तो इसका 10 मोल कंज्यूम हो रहा है। हम लोग एक्चुअली लिए थे इसका कितना, 12, और 12 में से 10 कंज्यूम हो गया, तो इसका 2 मोल बच जाएगा। और ये कितना बनेगा, ये 20 कितना बनेगा, 20 20, ये बनेगी 20 मोल्स। यही सब कुछ डिसाइड करेगा। इसका 5 मोल था ना, इनिशियली 5 मोल था, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 5 का 0 हो गया, तो 5 मोल है, तो इसके हिसाब से 5 टू द 10 मोल इसका यूज हुआ, और 12 मोल लिया हुआ था, 2 मोल बच गया। ओके, और इसका 5 के हिसाब से 5 4 20 मोल बन गया। ओके, तो यही डिसाइड कर रही है। देखो ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसका 5 मोल लिया तो इसको सिर्फ 10 मोल चाहिए इसका, ऐसा नहीं है कि आप बी का 100 मोल ले लोगे तो 100 का 100 मोल रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके रेशियो पे रिएक्शन होगा हर कुछ। इसका 1 है तो इसका 2 जरूरत होगा, तो इसका 5 पूरा खत्म होगा, तो इसका 10 खत्म होगा, और इसका 20 बनेगा। 5 4 जा 20। आई सपोज ये मेथड से सबको समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। एनीबॉडी, कोई दिक्कत किसी को? no sir ये बहुत आसान मेथड है। तो एक बार आपको सबसे पहला काम करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, और लिमिटिंग रिएजेंट के ही हिसाब से रेशियो निकालो। ओके, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग किसका किसका पकड़ रहे हैं। 4 पैकेट कॉफी बता रहा है कि 4 कप कॉफी बनेगी। 4 पैकेट कॉफी पाउडर यहाँ पे बता रहा है कि 4 कप कॉफी बनेगी। ये तो कुछ नहीं बता रहा है हमें। तो एक्चुअली जब मोल का क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो उस टाइम किसका किसका रेशियो जोड़ोगे, इन दोनों का रेशियो जोड़ोगे। और क्या लगा सकते हो आप लोग, मोल्स ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाई बी। तो जो निकालने बोलेगा वो आराम से आप निकाल सकते, समझ गए। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के साथ रेशियो पकड़ना, इन दोनों का पकड़ेंगे, ये भी कितना कंज्यूम होगा वो भी इन दोनों का रेशियो। ओके, एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो सब कहानी सेट है। चलिए दूसरा मेथड,
सेकंड मेथड आप लोग देखिएगा, मेथड 2। आप लोग स्टार्टिंग में जो मैं मेथड 2 बता रहा हूं उसी को प्रयोग करना आसान रहेगी। इसमें प्रोडक्ट दिखना पड़ता है तो 2 स्टेप ज्यादा हो जाए, इसमें डायरेक्ट। मेथड 2 क्या है? सपोज करो, इसमें मैं बता दे रहा हूं, डिवाइड द given number of moles by stoichiometric coefficient, metric coefficient, the least ratio is limiting reagent। ओके, अब समझ आएगा जब मैं इक्वेशन बताऊंगा तब समझ आएगा। सपोज करो एक इक्वेशन है 2a + 3b + c gives d, ठीक है ना? एक ऐसा इक्वेशन। अब मानो आपको गिवन मोल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मोल, a का दिया हुआ है 4 मोल, b का दिया हुआ है 12 मोल, मानो दिया हुआ है, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस रेशियो में कंबाइन करेगा, रेशियो में कंबाइन करेगा। यदि ओरिजिनल आप देखोगे तो 2 मोल को जरूरत है कितना? 3 मोल, और 3 मोल, और इसको कितना? 1 मोल, और इसका कितना बनेगा? 1 मोल। ये तो स्टैंडर्ड है कि मिनिमम ये रेशियो है इसका 2 मोल होगा तो इसका 3 मोल, और इसका 1 मोल तो इसका 1। बट क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन नंबर ऑफ मोल 4 मोल, 12 मोल, और इसका मानो 3 मोल। ओके, आपको क्या बोला जा रहा है? लिमिटिंग रेशियो कैसे पता चलेगा? डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है, बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो जो गिवन नंबर ऑफ मोल है, तो हम लोग एक चीज निकालते हैं, दैट इज नोन एज लीस्ट रेशियो। 4 दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ओके, तो आया 2। इसका 12 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो आया 4। इसका 3, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, है ना? गिवन नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दिया गया है। द लीस्ट रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो सबसे कम रेशियो आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। सबसे कम रेशियो कौन आ रहा है इसमें? A का A का आ रहा है, तो A इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए? अंडरस्टूड? मुझे चलो आप कोई कहानी बताओगे कि A का फाइनल कितना बचेगा? A का फाइनल कितना बचेगा? 0 मोल 0 हाँ, A इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब पूरा खत्म होना है। A का 0 बचेगा, B का कितना बनेगा? 8 देखिए ध्यान से, A का 0 बचेगा, ये कितना खत्म होगा? अब इस रेशियो के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड करके इन दोनों को रिलेट कर देंगे। मोल्स ऑफ A बाय A, मोल्स ऑफ B बाय B रिलेट कर लेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे कि B कितना कंज्यूम हुआ है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस इन दोनों का हम लोग रिलेशन जोड़ देंगे, अब यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा सारा। मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका तो पूरा 4 खत्म होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B, नीचे में 3 into 3 उत्तर पे निकाल देना, ठीक है ना? हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट सीख लो निकालना। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? yes sir ओके, वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको डिवाइड कर देना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो सबसे छोटा आएगा लिमिटिंग रिएजेंट है, वही फिर डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट, ठीक है? तो इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग नोट कर लो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो। किसी को कोई डाउट? नो सर नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दे रहा हूं, ठीक है? आप कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, और आप लोग यही मेथड लगाओगे अभी फिलहाल के लिए। नंबर ऑफ मोल जो गिवन होगा क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
नेक्स्ट identify the limiting reagent and reaction A plus B2 gives AB2। ठीक है ना? आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने बोला गया है इन द रिएक्शन A plus B gives B2। और कुछ मतलब क्या क्या रहेगा इसमें? for A part 300 molecules of A plus 200 molecules of B। ठीक है ना? पार्ट बी है 2 moles of B plus 3 moles of A B। ठीक है ना? पार्ट सी है 5 moles of A plus 2.5 moles of B। पार्ट डी है 2.5 moles of A plus 5 moles of B। ठीक है? ये डिफरेंट कंडीशन दिए गए हैं। बोला गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिए जब ये रिएक्शन होगा इन सारे कंडीशंस। ठीक है ना? तो पहला क्या है? ये कंडीशन। तो हम लोग चलो देखते हैं A plus B2 gives AB2। ठीक है ना? गॉट इट? अब मेरा काम क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना? गिवन मोल्स, क्वेश्चन में जो गिवन मोल्स है वो निकालना। गिवन मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है, याद है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। किसी को याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसका दिया हुआ है 300 एटम्स ऑफ ए, 300 एटम्स ऑफ ए। तो 300 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये है गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय Na. Na, 200 डिवाइडेड बाय Na। ओके, ये तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब लिमिटिंग लीस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? सिमेट्रिक कोएफिशिएंट से सिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही 300 डिवाइडेड बाय Na बाय 1, और यहां भी 200 डिवाइडेड बाय 1। अब मुझे कोई बताओ, ये देख के तो आप बता ही सकते हो कौन सा छोटा रेशियो आएगा इसमें? Sir, second वाला B. B का B सिंपल सी बात, बी का छोटा आएगा। क्यों आएगा? यदि किसी को दिक्कत हो रहा है ये समझने में तो बहुत जनरल मैथ्स है, सबको समझ आना चाहिए। सपोज करो कि Na आपका 100 है, मान लो बल्कि ये मान लो Na 100 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड 200 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 by 1। तो ऑब्वियसली 2 by 1 क्या है? छोटा है। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट। सबको समझ आ गया? वो बहुत सिंपल है। ओके, तो दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें कोई करो, बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा होगा? सर A Sir, A, sir. A होगा। A plus B2 gives AB2। तो गिवन मोल कितना है? गिवन मोल इसका 2 मोल्स है और इसका क्या है? 3 मोल्स। ओके, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमेशा तो उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो दिमाग फट से लग गया कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए ही लिमिटिंग। ओके, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख के आगे बढ़ सकते हो। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन में आंसर से मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये वाला B2 gives AB2। ठीक है ना? ये 5 मोल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2.5 मोल। तो आपको क्या करना है? बस डिवाइड करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आगे में 1 ही है, तो 1 वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 डिवाइडेड बाय 1 5 आएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 1 2.5 ही आएगी।
तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका आएगा, B is the limiting ratio। लास्ट वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बना सकते हो A कि sir। नहीं? नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब किसी बच्चे ने मुझसे एक बार, मतलब जब ये मोल कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था तभी एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन किसी ने पूछा था, आई थिंक मानसी और यामिनी माइट बी। तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा देता हूँ। That question was from NCERT only, किसी बच्चे ने भेजा तो वो डाउट की तरह, लिमिटिंग रिएजेंट अभी पढ़े हैं तो अभी देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपकी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का 3 पार्ट था। पार्ट ए था 1 मोल ऑफ कार्बन is burned in air, ठीक है। दूसरा पार्ट था 1 मोल ऑफ कार्बन is burned in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, एंड इसका तीसरा पार्ट था 2 मोल ऑफ कार्बन is burned in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। यही क्वेश्चन था ना, किसने पूछा था? किसने पूछा था मालूम है क्या किसी को? सर मानसी, मैंने पूछा मानसी का, yes। देखो, तो मानसी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है आज? सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, चलो देख लो बेटा, तो आप ही का क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, देखो सिंपल सी कहानी है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो कार्बन को हम लोग एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही का क्वांटिटी दिया हुआ, 1 मोल ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के बारे में तो बात ही नहीं किया है। जब एक ही का क्वांटिटी दिया रहेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल भी नहीं सकते और निकालना भी नहीं है। तो इसका यदि 1 मोल होगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली है यहाँ भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल। 1 मोल बनेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा, तो 1 मोल तो बनेगा, तो ये तो मोल में लिखना, और अमाउंट निकालने को लेकर अमाउंट का भी सिंपल फॉर्मूला है, गिवन मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मालूम है ना? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल दिया हुआ है 1 और गिवन मास m डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40 44 होगा, 42 नहीं, 44 सर 40। हाँ 44 ग्राम होगा। तो बस आप 44 ग्राम को घर भेज दो तो आंसर आ जाएगी आपकी 44 ग्राम। वेरी सिंपल। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक का कहानी दिया है। दूसरा देखते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है कि रिएक्शन बैलेंस? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ये, तो गिवन, पहले गिवन नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 मोल, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना? गिवन मास बाय मोलार मास। मोलार मास। तो मोलार मास ऑक्सीजन में कितना होता है? 32 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल है, इसका कितना आ गया? इट इज रफली इक्वल टू 0.5, है ना? 16 डिवाइडेड बाय 32 इज 1/2, तो 1/2 कितनी होती है? 0.5 मोल। ओके, निकल गया गिवन मास बाय मोलर मास, मैंने मोल निकाला। अब लीस्ट रेशियो कैसे निकालूंगा? लीस्ट रेशियो निकालने के बाद मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यही 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो 0.5। तो लिमिटिंग रेशियो कौन सा है इसमें? लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। देखिए पता चल गया कि 1 मोल को 1 से डिवाइड करो तो 1 आएगा,
0.5 को 1 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। यही कम है तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल डिसाइड द प्रोडक्ट। तो आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि 1 मोल है और ये 0.5 मोल ऑक्सीजन है तो पूरा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. 0.5 है तो पूरा कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 0.5. 0.5 ही बनेगा। देखो इसका आगे में 1 है तो इसका आगे में 1 है तो जितना मतलब 1:1 रेशियो। ये 0.5 है ये 0.5। तो कार्बन का कितना बच जाएगा? 0.5 मोल बच रहा है. बच जाएगा, रिमेन हो जाएगा। इसका कितना बचेगा? 0 Zero. मोल। और इसका 0.5 मोल बचेगा, बनेगा। तो ये तो हमसे पूछा नहीं गया, जो हमसे पूछा गया वही कहानी है यहाँ पे। तो 0.5 मोल बनेगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको अब कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। 0.5 मोल का कितना होगा मोल मास? आप तो बता सकते हो ना डायरेक्ट सोच के। Yes, sir. कितना होगा? 22. 22 grams. आपको इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगी। 0.5 का होगा 22 ग्राम, 1 मोल का यानी 44 होगा, 0.5 तो 22 होगा। तो ये वाला देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपको कितना दिया हुआ है देख लो, गिवन है ये 2 मोल है और ये 16 ग्राम है, तो फिर सेम क्वांटिटी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, तो व्हिच इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? O2. O2 is limiting reagent here। तो फाइनली क्या कहानी होगा? फाइनली 2 मोल में से कितना कंज्यूम होगा? 0.5. 0.5. 0.5 होगा और बच जाएगी आपकी 1.5। और इसमें कितना कंज्यूम होगा? ये तो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, कितना बचेगा? 0 बचेगा। और ये कितना बनेगा? 0.5. ओके, आई सपोज समझ आ गया होगा सबको, किसी को कोई दिक्कत? No. ओके, आज तो नेटवर्क सबको सही आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, चलो एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को बनाना है। H2 plus O2 gives H2O। बैलेंसिंग चेक कर लेना सब कुछ, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। ये वाला लिया गया 100 ग्राम, ये वाला भी लिया गया है 100 ग्राम। आपको बोला गया है ये x ग्राम कितना बनेगा निकालिए, ठीक है? ये निकालना फाइंड। ओके, 0.5 ग्राम, B 80.2 ग्राम, C 93.8 ग्राम, D 54.6 ग्राम। चलो बनाओ। चलिए बनाइए, पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जल्दी से एनीबॉडी, किसी का लिमिटिंग रिएजेंट निकला?
Yes, Yes, sir. sir. H2. होगा. वेरी गुड। एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट है। No, sir. O2 होगा, sir. O2 सर। Sir, O2. अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ पूरा बनाओ। ओए कौन झगड़ा कर रहा है? बैलेंस किया है कि नहीं सबने? पहले बैलेंस करना जरूरी है। सर डी सर 54.6 ग्राम। गलत है बेटा, 54.6 सही नहीं है। First होगा, sir. A. हाँ, ए इज द आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए द फर्स्ट वर्क इज टू बैलेंस द इक्वेशन। 4 इसके भी 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है गिवन मोल। गिवन मोल कितना है? मैं n से डिनोट करता हूं, n से मोल होता है गिवन। गिवन मोल कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा? गिवन मास बाय Molar mass. Molar mass. 2 ग्राम, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 32. 32 ग्राम। आई सपोज आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम अराउंड 50 ग्राम, सॉरी 50 मोल्स। और इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम अराउंड 3.125 मोल्स, ठीक है ना। 3.125 मोल्स। अब लीस्ट रेशियो निकालने का बात है, तो लीस्ट रेशियो निकालने का बात है तो 50 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, और दिस वन इज 3.125 डिवाइडेड बाय 1। तो कौन सा आपको छोटा लग रहा है? ये वाला छोटा लग रहा है कि ये वाला छोटा लग रहा है? B. Sir, Oxygen. O2। तो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यही डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। तो मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, आप क्या करना, बस इन दोनों का रिलेशन मार देना। आप लगा सकते हो फार्मूला क्या? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B। मोल्स ऑफ B मतलब मोल्स ऑफ वाटर की जगह में हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ A बाय मोल्स ऑफ B इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये फार्मूला सबको समझ आया कि नहीं? याद आया कि नहीं याद आया? yes, Yes, sir. sir. सबको मालूम होगा। तो गिवन मास ऑफ वाटर की जगह में मोलर मास की जगह में 18 लिख दूं? Yes, sir. 18 लिख सकता हूं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 50, है ना। 50 मोल्स है। अब क्या करना देखो, 50 इंटू 18 होगा ना। गिवन मास बाय मोलर मास 50 इंटू 18, और सॉरी 50 नहीं लेना है हम लोग को, 3.125 लेना। हाँ सर वही. 3.125 50 कैसे लेंगे? 3.125 3.125 इंटू 18 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ वाटर। आप इसको डिवाइड करोगे तो आई सपोज आपको कितना मिलेगा? 112.5। इसको सॉल्व करो, गॉट इट। बेटर है कि इसको देखो कैसे लिख लो, 100/32 ही रहने दो, तब सॉल्व करने में आपको आसान होगा। 2 1 जा 2 16 जा, है ना। 4 4 जा 16 और 4 25 जा, है ना। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 9, है ना। 25 9 जा 175 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 आप कर लोगे तो इसको आ जाएगा। ओके, यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद आपको ये आएगा। अंडरस्टूड? समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. समझ में आ गया. ओके, बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट
0.5 mole of H2SO4 reacts with 0.2 mole of calcium hydroxide. चलिए बनाइए इसको। Anybody? सिंपल सा दिमाग है, देखो 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Salt. यस, सॉल्ट एंड वाटर बनेगी, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस सबसे पहले करना। आई सपोज बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गई, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और 6, 4 और 2 6, हाइड्रोजन इज 2 2 4 4 एंड सल्फर इज 1 बैलेंस। बहुत सिंपल सब, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? आंसर बताइए जल्दी। 0.5 मोल H2SO4 की ली हुई गई है और 0.2 मोल इसका लिया गया है। गिवन मोल है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? So COH होगा। यही लिमिटिंग रिएजेंट है, डिवाइडेड बाय 1 करो, डिवाइडेड बाय 1 करो, एक कम है, यही लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। 0.2 0.2 हां, मैक्सिमम मोल ये 0.2 बन रहा है, ये 0.2 मोल। बात साफ है ना, यही डिसाइड करेंगे 1:1 रेशियो। इसका 0.3 बच जाएगा, है ना, और इसका 0.4 बनेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आई सबको? यस सर। बहुत सिंपल सी न्यूमेरिकल थी। चलो एक और देता हूं। ये न्यूमेरिकल सब बनाएगा और सबके पास इसका आंसर रहना चाहिए। 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन reacts with, और जल्दी बताना है, एकदम जल्दी कैलकुलेट करके, क्योंकि आप लोग मैं जितना ट्रिक्स बता दिया हूं उससे तो कैलकुलेशन आप लोग को आराम से जल्दी जल्दी करना है। with 11.2 लीटर ऑफ some product to form a product. Calculate the ratio of, and calculate the amount of each and mixture. Okay.
12 liter of hydrogen reacts with 11.2 liter of chlorine to form a product, एक प्रोडक्ट बनती है, ठीक है ना? Calculate the amount of each in mixture. 24 liter of HCl, B option is 0.8 liter of chlorine and 24.8 liter of HCl. Number C, 0.8 liter of chlorine and 22.4 liter of HCl. D, 0.4 liter of chlorine and 11.2 liter of HCl. जल्दी बनाओ, ये बहुत आसान सी क्वेश्चन है। Sir, first answer. मिक्सचर फाइनली क्या बोल रहे हो? बना किसी का क्या? हाँ बोलिए बेटा, बताओ जल्दी बताओ। Sir, 268.8. ऑप्शन में कोई नहीं है क्या? ऑप्शन बताओ। Oh, sorry, sir. ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो गड़बड़। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करवाया पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है डाटा। लास्ट क्लास में बताया था मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल, डाटा चेंज किया हुआ थोड़ा सा बस। H2 plus Cl2 forms 2 molecule of HCl. Okay, 1:1 रेशियो है। गिवन कितना है? ये 12 लीटर है, ये 11.2 लीटर। दिस इज, अब मुझे एक बात बताओ कि 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना? 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है, तो मुझे क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत पड़ेगा? वो देखिएगा पता चल रहा है कौन लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट? Sir, chlorine. क्लोरीन पता चल रहा है ना, 1:1 रेशियो में दोनों को कंबाइन करना है और लीटर दिया हुआ है। अरे मास में डिफरेंस होगा, देखो हाँ सी से आंसर देखो 11.2 लीटर, सिंपल सा बात है। 11.2 लीटर यही लिमिटिंग रिएजेंट है, देख के ही पता चल रहा है यहाँ। तो क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके 11.2 लीटर के लिए इसको भी 11.2 चाहिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 12 माइनस 11.2 लीटर, तो 0.8 हाइड्रोजन का बन जाएगा, बच जाएगा। और इसी के मुताबिक ये वाला बनेगा, कितना बनेगा? 22.4 लीटर ऑफ HCl। देख के ही पता चल रहा है, तो सी आंसर। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हम क्यों पागल जैसे सब मोल निकाले फिर निकालेंगे? देख के ही जब पता, देखो आस्ते आस्ते दिमाग लगाना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्टिंग में ठीक है, पर एंड में तो मतलब आपको आप देख के भी पकड़ना है ना। 1:1 रेशियो बनेगा, है ना? तो लीटर्स लगा सकते हो, लीटर्स में काम चलेगी, है ना? समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी? Yes, sir. सिंपल सा काम। A plus 2B gives C, ठीक है ना? A plus 2B gives C दिया हुआ है 5 मोल्स, इसका 8 मोल्स बोला गया। ये कितना मोल्स बने बताइए, इसके कितने मोल्स बने? बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ। 4 moles. हाँ, 5 moles. का बात है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमको देख ही के पता चल रहा है। कैसे देख के पता चला बताओ तो?
ये 5/1 करे तो 5, 8/2 करो तो 4, तो कम तो यही ना आएगी। लिमिटिंग रिएजेंट सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. 5 डिवाइडेड बाय 1 है, इसके आगे 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमको कैलकुलेट करने का सिंपल वाला केस में तो जरूरत नहीं है, ये 2 है तो ये 1 बनता है, तो मतलब हमेशा आधा ही बन रहा है। ये 8 है तो कितना बनेगा? 40 बनेंगे। क्लियर? समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गया। यस। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, सिंपल वाला, तुरंत बनाइएगा, एकदम फट से बनना चाहिए। गुड क्वेश्चन, मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन एक बार। Fe2S3 फेरिक सल्फाइड, फार्मूला सबको मालूम है, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर। ठीक है ना? दिया हुआ इसका 1 मोल, इसका दिया हुआ है 2 मोल, इसका दिया हुआ 3 मोल, इसका बोला है नंबर ऑफ मोल्स निकल। देखो आपको जो भी यहाँ पे फंसोगे, बैलेंसिंग में फंसोगे, कौन बैलेंसिंग कर सकता है इसे? जल्दी से करो तो बैलेंसिंग, जल्दी से बैलेंसिंग करो, बस बैलेंसिंग करना और कुछ नहीं है। डू द बैलेंसिंग, प्रोसीड। अरे छोड़ो, बैलेंसिंग में दे रहा हूँ, थोड़ा बैलेंसिंग टफ है। Sir. हो गया क्या? Yes, sir. बोलो। Sir, Fe2S3 plus H2O plus O2 gives 2 Fe hydroxide plus 3 sulfur. अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस है, देखो तो थोड़ा। ऑक्सीजन 6 हो जाएगा आपका, इधर 3 ही रहेगा। Sir, sorry, sir, sorry. नहीं बेटा करो। अरे चलो मैं दे दे रहा हूँ, आप बना लो, जल्दी बना लो, मैं दे दे रहा हूँ। चलो मैंने दे दिया, आप जल्दी बना लो। बैलेंस है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है बैलेंस है। Point 33. 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 नहीं बेटा गलत है, 4/3 आंसर है इसका, लाइक दिस। अच्छा एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जल्दी पहचानो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 3। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा मुझे बताया आप? H2 डिफाइन करेगा कितना बनेगा ये। अब देखो 6 और 4 रेशियो तो पकड़ने में आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आपको वाला फार्मूला लगा दो। जब सिंपल रहता है तब ऐसे नहीं बना देते हम लोग। देखो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग मोल्स ही पूछा है तो दिक्कत क्या है? मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 4, तो मोल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड will be equal to moles of water is given how much? 2 मोल दिया हुआ 2/6 into 4, ठीक है ना? 4/3। समझ आया? yes sir सबको समझ आई कि नहीं समझ आई? Yes, sir. ओके, अब यदि Yes, sir. हाँ मास क्या करना है? गिवन मास बाय मोलर मास कर देना है, तो मास निकल जाएगा इसका, आप निकाल सकते हो मोलर मास ऐड ऑन करके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. देखो लिमिटिंग रिएजेंट के पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बना लो,
कॉन्सेप्ट समझ लो, पर इस पे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे थोड़ा आप लोग ग्रो कर जाओगे तो और चैप्टर्स में इसकी बहुत रिलेशन है। लिमिटिंग रिएजेंट की कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में आएगी, ठीक है। तो हमें अच्छे अच्छे मिलेंगे लेवल के न्यूमेरिकल आगे वाले क्लासेस में भी, और हम लोग डिस्कस करेंगे होपफुली। उससे पहले आप लोगों को मैंने मोल का जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है उसको रिवाइज अच्छे से करते रहना, क्योंकि मोल्स बहुत ज्यादा रिलेटेड है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं इससे, और 12th में भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे जिसके इससे डायरेक्ट रिलेशन होंगे। ओके, तो इस चैप्टर में जो मोल वाला पार्ट है बहुत अच्छे से पढ़ना, लिमिटिंग रिएजेंट को भी अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं POEC। देखो, इट्स प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ध्यान से समझिएगा, ओके। देखो, मोल की जो कॉन्सेप्ट है, मोल की कॉन्सेप्ट को लगा के केमिकल इक्वेशन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना है। हमेशा मोल के कॉन्सेप्ट को ही लगाना पढ़ना है आपको, हमेशा आपको मोल की कॉन्सेप्ट लगाना है। बट मोल की कॉन्सेप्ट में आपको मालूम है कि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी काल ऐसा कुछ इक्वेशन हमें दे दिया जाता है एग्जाम में कि बैलेंस नहीं, और बैलेंस करने में हम लोग उतना टाइम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड है। तो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपसे बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है इक्वेशन, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको बैलेंसिंग में नहीं देना, यदि 1 मिनट के अंदर आपका बैलेंसिंग नहीं हो पाया कोई क्वेश्चन, तो आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दिस इज ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है एकदम एंड में, स्टार्टिंग में मत करना। यदि स्टार्टिंग में करोगे तो इससे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ओके, कैलकुलेशन थोड़े टफ हो जाते हैं। बट यदि बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है तो लास्ट ब्रह्मास्त्र यही बचता है, आपको यही लगाना। तो पीओएसी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे बैलेंसिंग नहीं हो पाता है या बैलेंसिंग पॉसिबल ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट लगा के केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस बनाएगा। बट ये लास्ट होना चाहिए हमेशा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, लिमिटिंग रिएजेंट पहले पकड़ो, मोल्स ऑफ A by A इक्वल टू मोल्स ऑफ B by B इक्वल टू मोल्स बाय C by C, कोई दो को पकड़ के रिलेट कर दो, निकाल लो, ओके। बट पीओएसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमेशा इसको लगाने लग जाओ, नहीं, ये टफ पड़ जाता है। दिमाग में रखना है, मोल कॉन्सेप्ट से सम को बनाना है, एंड में बहुत दिक्कत होने लगा तो ये लगाना है, ठीक है ना, बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा। पीओएसी बोलता क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, if atoms are conserved, then their moles are also conserved. देखो, आप लोग जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो कि एक केमिकल रिएक्शन में, जूनियर क्लास में पढ़े हो आप लोग, एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मानती है ना। जितना एटम लोगे, यदि रिएक्शन से पहले आपने 5 एटम कोई भी चीज का लिया तो रिएक्शन के बाद भी वो 5 ही एटम मिलेगा, है ना, ये आप सभी को मालूम है। atoms can neither be created nor destroyed। तो बोला क्या जाता है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं। रिएक्टेंट में जितने एटम रहेंगे, कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में भी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के उतनी ही एटम रहेंगे, ओके। तो ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम? Yes, sir. मालूम। हाँ, ये सबको मालूम है कि रिएक्टेंट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की जितनी एटम होगी
प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम, ये सबको मालूम। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि हम तो ये जानते हैं कि एटम कंजर्व होती है, और यदि एटम कंजर्व होती है एक रिएक्शन में, तो उसका मतलब ये है कि मोल्स भी कंजर्व हो रहा है। सिंपल सी बात है। यदि मैं कोई चीज का 5 मोल लूं रिएक्शन से पहले, तो क्या वो रिएक्शन के बाद 100 मोल हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, मैंने 5 मोल लिया है तो वो 0 मोल हो जाएगा रिएक्शन के बाद? नो सर। नहीं, मैंने यदि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का 5 मोल लिया है रिएक्टेंट से पहले, तो रिएक्टेंट के बाद भी वो 5 ही मोल। तो सिंपल सा कहानी है कि एक रिएक्शन में एटम तो कंजर्व रहती ही है, साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व। ओके, कोई पर्टिकुलर चीज। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे कैसे, चलो देखते हैं। मानो हमारे पास एक इक्वेशन है KClO3, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। KClO3 gives KCl plus। सपोज करो कि मुझसे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, सपोज करो, मान लो कि मैं ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं तब क्या करूंगा? जब मुझसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाती है तो मैं POAC कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। और POAC कॉन्सेप्ट क्या होती है हम लोग देख लेंगे। मैं क्या करूंगा तब? अप्लाई करूंगा POAC। मुझसे बैलेंस नहीं हुई ये, तो मैं क्या किया? मैंने POAC लगाया। POAC क्या होता है? POAC बोलता है, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं फॉर ऑक्सीजन एटम, मैं ऑक्सीजन एटम का केस पकड़ता हूं, ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ O, मतलब ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। Yes, sir. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट, ठीक है ना? अब यहां पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन सिर्फ किसमें है? रिएक्टेंट में, सिर्फ KClO3 में है ना? मोल्स ऑफ O in KClO3 is equal to मोल्स ऑफ O in किसमें? O2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 is equal to मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन एटम O2 में है, इसमें तो नहीं है ना? इसमें जितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन एटम के, इसमें भी उतने ही मोल्स होंगे ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैं इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं, तो ऑक्सीजन के एटम कितने गुना होंगे? सपोज करो मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, इसका एक मॉलिक्यूल में कितने सारे ऑक्सीजन है? 3. 3 एटम है ऑक्सीजन, ठीक है ना? इसका मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो ऑक्सीजन के 3 एटम, इसका मैं एक मोल मॉलिक्यूल लूंगा तो ऑक्सीजन का कितना मोल एटम होगा? 3 into Na। 3. हाँ, 3 मोल होगा, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, KClO3 जितना रहेगा, ऑक्सीजन का एटम उसका कितना रहेगा? 3 गुना रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यस। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे भी, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। कोई दिक्कत? लिख सकता हूं? Yes. कितना मोल्स KClO3 का रहेगा, उसका 3 गुना एटम रहेगा ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। यहाँ पे कितना गुना रहेगा? 2। 2 गुना रहेगा। सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहेंगे ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहेंगे ऑक्सीजन। तो एक मोल मॉलिक्यूल लूंगा तो 2 मोल रहेगा, है ना?
हमेशा कितना भी रहे, ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा? यदि ये 5 मोल रहेगा तो ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा? 10 मोल रहेगा। सिंपल सी बात है, हमेशा दोगुना है। तो मैं लिख सकता हूं, अब देखो क्या है, मैंने क्या लिख दिया, 3 into moles of KClO3, यही तो ऑक्सीजन का एटम है, 2 into moles of O2। ओके, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। ओके, अब मैं इसको लिखूंगा 3 into, ध्यान से देखो, moles of KClO3 की जगह में given mass of KClO3 by molar mass of KClO3 is equal to 2 into given mass of, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। लिख सकता हूं ना, मोल्स ऑफ O2 क्या होता है? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से हमें एक हिस्सा समझ आ रहा है कि यदि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आप निकालिए ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम बन गई, और आपको मानो ये वाला दे दिया, ये वाला क्वेश्चन में यदि दे दिया, ये वाला तो आप निकाल ही सकते हो, वॉल्यूम एट एसटीपी आपसे पूछा गया है, इसको इधर भेजो, इसको पीछे भेजो, वॉल्यूम एट एसटीपी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर, निकल जाएगा। यस, और मुझे बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट। सिर्फ क्या करना है, किसी एक एटम को पकड़ के एटम कंसीडर करो, बस डायरेक्ट निकाल। अब यदि मानो ये तो जब आपसे ऑक्सीजन पूछा, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि ऑक्सीजन कितना मोल बना, तो मैं ऑक्सीजन एटम को कंजर्व करवाया। यदि हमसे पूछ दिया कि KCl कितना बना, तो KCl कितना बना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, K के एटम को कंजर्व करवा दूं या Cl के एटम को कंजर्व करवा दूं। ओके, तो चलो मैं देखता हूं, यदि KCl क्वेश्चन में पूछ दिया तो मैं K के एटम को कंजर्व करवा दूं, और K एटम मैं लिख सकता हूं moles of K in reactant is equal to moles of K in product। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? यस सर। यस, लिख सकता हूं। moles of K in reactant क्या होगा? will be equal to moles of K in KClO3, which will be equal to moles of K in KCl। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ध्यान से देखो, KClO3 का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा पोटासियम का? एक। एक होगा, है ना? तो मैं इसका यदि 1 मोल मॉलिक्यूल लेता हूं तो पोटासियम का कितना एटम होगा? एक। एक ही मोल होगा। हाँ, समझ गए? तो मैं लिख सकता हूं 1 into moles of KClO3। KClO3 का जितना मोल्स होगा उतना ही पोटासियम का एटम है कि नहीं? मतलब एक गुना होगा तो 1 into कर दिया। समझ आया कि नहीं समझ आया? आगे। ओके, will be equal to dash into moles of KCl। जल्दी बोलो। 1 1 होगा ना, इसका 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो पोटासियम का एटम भी 1 मोल ही होगा, तो 1 into moles of। ओके, आप देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 1 तो हटा सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 into mass of KClO3 by molar mass of KClO3। mass of KCl divided by molar mass of KCl। आप लगा लो, आपको जब पूछेगा क्वेश्चन में तो ऑब्वियस बात है, एक तो दे ही देगा, मोल ऑफ KClO3 दे दिया, सॉरी मास ऑफ KClO3 दे दिया, तो मोलर मास तो मालूम ही रहता है, कैलकुलेट कर सकते हैं ऐड करके। और याद रखना इस कंपाउंड का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 122.5 है, एग्जाम में कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका 122.5 रहता है याद। इसको मास ऑफ KCl भी निकाल सकते हो आप, इजीली निकाल सकते हो ना, 35.5 + 39, ओके 74.5। अब इसको इधर भेज दो, बस निकल जाएगी, हमें बैलेंसिंग का जरूरत नहीं पड़ा है कि नहीं, और निकल जाएगी डायरेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि नहीं आया?
Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट में क्या करना है, बैलेंसिंग नहीं करना है। यदि बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है छोड़ दो, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है तो सिंपल रखो। मानो ऑक्सीजन पूछा तो ऑक्सीजन का एटम कंजर्व करवा दो, इसमें जितना ऑक्सीजन का एटम होगा इसमें ऑक्सीजन का उतना एटम होगा, लिख दो इक्वेट करके, तो लास्टली वही आ जाता है, फिर निकाल लो फटाक से। तो एक क्वेश्चन देता हूं जहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। देखिएगा वो क्वेश्चन, ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा, पर अभी सीख लो इस चीज, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कोशिश करेगा इस क्वेश्चन को बनाने का। 27.6 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट was treated with a series of reagent to convert all its carbon to K2 to a complex K2 Zn3 Fe Cn whole 6 calculate the mass of product formed। एक अच्छी सी क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपकी पीओएसी की एप्लीकेशन समझ आएगी आपको बहुत अच्छे से। देखो मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पहले समझ लो। बनाने का आप भी बना सकते हो, बहुत आसान सी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। और इसका मैं लिख देता हूँ, यदि कोई ट्राई करना चाहता है तो एक बार कर लो। इसका मैंने मोलर मास लिख दिया 698, ठीक है। और इसका भी लिख देता हूँ मैं मोलर मास, इट्स 138 ग्राम। अब कोई ट्राई करना चाहता है तो 2 मिनट ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। दो मिनट ले लो टाइम, सिंपल सी क्वेश्चन है। बताता हूं मैं, ठीक है ना। कोई दिमाग लगा रहा है थोड़ा? चलिए बताता हूं मैं बेटा, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है ना सब। एवरीबॉडी पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। अभी छोड़ दीजिए आप लोग बनाना, पहले क्वेश्चन को समझिए। इतना ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, इतना ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, ओके, was treated with a series of reagents, reagent chemicals को was treated with a series of chemicals। एक बार केमिकल से नहीं ट्रीट किए, बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किए। मानो एक पल के लिए मैंने कोई एक्स केमिकल से ट्रीट किया तो कुछ बना, मानो कुछ बना, फिर उसको मैंने कोई दूसरा फिर रिएजेंट से बनाया, ट्रीट किया तो फिर कुछ बना, फिर तीसरा से ट्रीट किया, फिर फाइनली जाके K2Zn3 FeCN6 ठीक है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि 27.6 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट था हमारे पास,
हम लोगों ने उसको ट्रीट किया विद अ सीरीज ऑफ रिएजेंट, सीरीज मतलब बहुत बार ट्रीट किया डिफरेंट रिएजेंट से टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू, और उसके सारे कार्बन 69.8 क्या बोले बेटा 69.8 नहीं बेटा ठीक है ना 139.6 सर क्या बोल रहे बेटा 139.6 नहीं गलत अब समझ लो, देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ जाओगे ना तो आप लोग बोले अरे इतना आसान था, ठीक है। देखिए समझिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पोटासियम कार्बोनेट को लिया गया, उसको ट्रीट किया गया बहुत सारे चीजों से, पहले कोई एक्स केमिकल से ट्रीट किया तो कुछ बना, फिर उसको वाई से ट्रीट किया फिर कुछ बना, फिर जेड से ट्रीट किया कुछ बना, ओके। तो यहाँ पे तो आप मोल लगा ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो आप मोल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपको मालूम ही नहीं, तो बैलेंस कहाँ से करो, बैलेंस कर पाओगे क्या, कुछ मालूम ही नहीं है तो बैलेंस किसको करोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट रख नहीं सकता, तो उपाय बचती है पीओएसी की। तो पीओएसी बोलता क्या है, जितना एटम कोई चीज का आप पहले लिए होगे लास्ट में भी उसका उतना ही एटम होगा, बोलता है। और बोला भी ये हुआ है यहाँ पे टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन टू अ कॉम्प्लेक्स, सारे कार्बन इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगी, जितनी कार्बन इसमें थी एंड में उतनी कार्बन इसमें चली गई। तो पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो कार्बन एटम के लिए ही पीओसी लगा देते हैं, अप्लाइंग पीओसी फॉर कार्बन एटम। मैं लिख सकता हूं क्या, कितना होगा 1 into moles of K2CO3, किसी को कोई दिक्कत, कार्बन के कितने मोल्स होंगे 1 into K2CO3, इसका जितना मोल्स होगा उसका 1 गुना होगा, क्योंकि 1 ही है ना, अंडरस्टूड। तो 1 into moles of K2CO3 will be equal to, इसमें कितने सारे कार्बन हैं, 2 सॉरी सर 12 CN होल 6 टू 12, तो will be equal to 12 into moles of complex, अब 1 हटा देते हैं, moles of K2CO3 के जगह लिख सकते हैं हम लोग given mass by molar mass will be equal to 1 को मैंने हटा दिया, 12 into मास ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस फार्मूला बड़े फार्मूला को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, 12 into मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स, मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए 27.6 डिवाइडेड बाय 138 into 698 डिवाइडेड बाय 12, अब इसको काटोगे 11.6 हाँ 11.6 आएगा, 138 एग्जैक्टली 2 बार में कटेगी, बट एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके कारण मैं कहीं नीचे कर, ठीक है। और इफ यू विल सॉल्व दिस इट विल कम 12 5 जा 60, ठीक है ना, 12 5 जा 60 और 98, 12 8 जा 96, 2 छोड़ ही देता हूँ, ठीक है ना, 12 8 जा 9, तो 58 into 2, तो 58 into 2 आ जाएगी 116, 116 डिवाइडेड बाय 10 रफली 11.6, समझ आया कि नहीं समझ आया, यस सर ठीक है ना। तो पीओएसी का देखो, अब एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप अभी देखो नॉर्मली क्या है ना, करता हूँ मोल्स इज अ वेरी रिस्की चैप्टर फॉर नए बच्चे जो 11th में आते हैं, क्योंकि देखो एक तो आप लोग 10th से आते हो और मैथ्स आप लोग सही से बनाते हैं, मैथमेटिकल पार्ट आप लोग कमजोर है, तो हम लोग मोल्स को पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रिस्की चैप्टर, हम लोग को लगता है कि बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग मैथमेटिकल पार्ट तो पूरा गोल रहते हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिकल पार्ट को थोड़ा स्ट्रांग रखो, और इस चैप्टर को जितना सिंपल पॉसिबल हो सकता है तो उतना सिंपल करके मैंने पढ़ाने का कोशिश किया, और क्वेश्चन के लेवल को मैंने काफी हाई भी किया है कहीं ना कहीं, बट आई सपोज कि मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स के चलते आप समझ भी जा रहे हो चीजों को,
बट ट्रिक्स इज अपनी जगह, बट आपको मोल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी का फुल एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाओगे, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिर एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है। देखो, यदि आपको केमिस्ट्री में सक्सेस चाहिए तो बस यही 3 चीज करना है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको जितना दे दिया, तो मूल में जितना डालना था मैंने डाल दिया, उससे ज्यादा मूल में और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। बट आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। सबसे पहले काम है कि एनसीईआरटी का फुल एक्सरसाइज होना चाहिए। फिर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, वो खरीद लो, एकदम खरीद लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्लास 11 का खरीद लो, फिर उसको सॉल्व करना है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है, दैट इज नोन एज आरसी मुखर्जी, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल अभी आप स्टार्टिंग में बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा थोड़ा बनाने, क्योंकि कॉन्सेप्ट। तो पहले ये दोनों बना लो, फिर फिजिकल केमिस्ट्री यदि अच्छी तो दिस इज द बेस्ट बुक आरसी मुखर्जी। सर इस बुक में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग लेवल में आप लोग बनाओ, ठीक है ना। स्टार्टिंग लेवल में ये बुक को बोलिए बेटा। सर हम लोग दिनेश नहीं बना सकते हैं? सेंगेज बेटा, सेंगेज बनाओगे पर लेवल पे अभी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंगेज यू कैन मूव फॉर सेंगेज, इट्स आल्सो वेरी गुड बुक। ओके, बट आई रिक्वेस्ट कि दिस वन इज, आई प्रेफर कि दिस वन इज द बेस्ट बुक यदि आपको स्टैंडर्ड बनाना है। ओके, अब आरसी मुखर्जी में कहानी है कि बहुत सारी जगह पीओएसी कॉन्सेप्ट लगाया गया है, वहां पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रयोग किया, बट आप लोग मोल को लगाओ, पीओसी लगाओ, जो लगाना है। पहले सॉल्ट एग्जांपल उसका बनाओ, फिर उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन उसको बनाओ। बट इसको डायरेक्ट नहीं बनाना, इसको डायरेक्ट बनाओगे तो आपको केमिस्ट्री से नंबर, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन। तो आपको पहले करना है दिस वन एंड दिस वन, देन यू विल मूव। ओके, पहले पर यही रूल है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिस वन, फिर हमारे जो डीपीपी मिलेंगे उसको भी बना लेना है, देन दिस बुक इज द लास्ट, इसको फिर टच करना फिजिकल केमिस्ट्री के। और सेंगेज है, सेंगेज बना सकते हो, इट इज आल्सो वेरी गुड। सर बोलिए बेटा। सर हम लोग दिनेश का बुक नहीं रेफर कर सकते? बेटा रेफर, देखो रेफरेंस के लिए रेफर का मतलब क्या होता है, आपकी एक मेन कोर्स बुक होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो टीचर थ्योरी देती है, मैं जितना थ्योरी देता हूँ दैट इज टू मच। थ्योरी के लिए तो आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं, बट हाँ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट में फंस जाता है, हो सकता है मैं कोई कॉन्सेप्ट बताया आप नहीं समझ पाए, तो सारे कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ने का जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक का मतलब क्या होता है मालूम है, कि कोई पर्टिकुलर चीज उसमें अच्छा दिया होगा, अब पूरी तरह से उसको फॉलो करने चल जाओगे तो फंस जाओगे। तो आपका मेजर काम है कि पहले मेरे नोट्स को देखो, मैं जितना न्यूमेरिकल्स करवाता हूं उसको करो, फिर एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ो, एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ो, फिर दिस वन एनसीईआरटी फुल एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पलर बुक, देन यू कैन गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री में आरसी मुखर्जी बुक, या आप हमारे डीपीपी बनाओ और सेंगेज बनाना चाहते हो तो सेंगेज ही बना सकते हो। ओके, रेफर करने के लिए आप कोई भी बुक रेफर करो, बट उसमें पूरा पढ़ने मत लग जाना। जब आपको लगा कि हाँ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कोई अच्छा है तो आप उसको देखो, और रेफर करने के लिए हम लोग हैं ना, आपको कोई कॉन्सेप्ट में फंसना है तो हम लोग हजारों बुक रेफर करते हैं। अच्छा, वो सारे बुक से हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल के आपको दे रहे हैं, तो आपके बेटरमेंट के लिए दे रहे हैं, तो रेफरेंस में आपको एंटर करने की जरूरत है। ओके,